21वीं सदी में जहां भारत चांद और मंगल पर अपने झंडे गाड़ रहा है, वहीं भारत के लोग सिर्फ अपनी जन्मजात जाति की वजह से भेदभाव का शिकार बन रहा है। भारत में हो रहा जातिगत भेदभाव यह हमारे समाज का एक छिपा हुआ लेकिन बेहद गहरा सच है। एक तरफ हमारा देश टेक्नोलॉजी और प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, चांद और मंगल पर अपने झंडे गाड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही आसपास हमारे गांवों और शहरों में लोग सिर्फ अपनी जाति की वजह से अपमान, अन्याय और दर्द सह रहे हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें भारत में जातिगत भेदभाव की शुरुआत प्राचीन काल से ही मिलती है। इसका सबसे पहला रूप था वर्ण व्यवस्था। यह व्यवस्था वेदों में वर्णित है, खासकर ऋग्वेद में, जहां समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अक्सर ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय योद्धा और शासक, वैश्य व्यापारी और किसान और शूद्र सेवा करने वाले हुआ करते थे। यह व्यवस्था मूल रूप से समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी और शुरू में यह जन्म से तय नहीं की जाती थी, बल्कि यह कर्म और योग्यता पर आधारित हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों द्वारा इसे जन्म आधारित स्वीकार किया जाने लगा और यहीं से शुरू हुआ वह बीज जो आगे चलकर जातीय भेदभाव का कारण बना। प्राचीन काल के बाद वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। यह बदलाव समय के साथ बहुत धीरे धीरे हुआ, जिससे लोग इसके आदी होते चले गए और उन्हें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच अंतर ही दिखना बंद हो गया। जब समाज में सैकड़ों हजारों छोटी छोटी जातियां बनने लगी, ये जातियां पेशे, क्षेत्र और सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़ी थी। उदाहरण के लिए कोई धोबी बन गया, कोई लोहार, कोई कुम्हार, और यह पेशा उनकी पहचान बनती चली गई। लेकिन यहाँ एक बड़ा नियम लागू हुआ: अंतर जातीय विवाह, यानी एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते थे। इससे जाति व्यवस्था में फूट आना शुरू हुआ और जातियां और सख्त होती चली गई। साथ ही कुछ जातियों को उच्च और कुछ को निम्न माना जाने लगा। निम्न जातियों को अछूत कहा जाने लगा, जिन्हें समाज से अलग रखा गया। मध्यकाल में जब भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन आया, इससे भी जाति व्यवस्था पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस्लामिक शासकों ने हिंदू समाज की संरचना में छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि इसे अपने शासन के लिए उपयोग किया। इस दौर में भी गांव में जाति पंचायतें मजबूत थी, जो जातिगत नियमों को लागू करती थी। निम्न जातियों को मंदिरों में घुसने, कुओं से पानी लेने या ऊंची जातियों के साथ खाने की इजाजत नहीं थी। यह वह समय था जब भेदभाव एक सामाजिक नियम बन गया था। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने जाति व्यवस्था को न सिर्फ देखा बल्कि इसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जनगणना शुरू की, जिससे हर व्यक्ति की जाति दर्ज की गई। इससे पहले जातियां लचीली हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटिशों की जनगणना ने इन्हें अस्थायी बना दिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उनके द्वारा कुछ जातियों को मार्शल लेस कहकर उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया गया, जबकि अन्य जातियों को ब्रिटिशों द्वारा नीचा दिखाया गया। साथ ही उन्होंने निम्न जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे समूहों में बांट दिया। इससे जातीय चेतना तो बढ़ी, लेकिन भेदभाव और गहरा हो गया। इस दौर में सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन बदलाव काफी धीमा रहा। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान भी लागू हुआ और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने का वादा किया। अनुच्छेद 15 और 17 में स्पष्ट लिखा गया है, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और छुआछूत को अपराध की श्रेणी में रखा गया। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? नहीं। कानून तो बन गए, लेकिन समाज की सोच बदलना आसान नहीं था। सरकार ने आरक्षण की नीति भी शुरू की ताकि निम्न जातियों को शिक्षा और नौकरी में हिस्सेदारी मिले। इससे कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही जातिगत राजनीति भी शुरू हो गई। आज भी गांव और कई शहरों में भी जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता ही है। जाति के कारण स्कूलों में अलग अलग बैठने की व्यवस्था, पानी पीने के लिए अलग बर्तन या उच्च शिक्षा में प्रवेश में कठिनाइयाँ, मंदिरों में प्रवेश या सामाजिक समारोहों में भागीदारी में होने वाली कठिनाइयाँ, हमें अब ये सब तो नहीं दिखते हैं। लेकिन अभी भी शादियों में जाति के आधार पर अलगाव मौजूद है। नौकरियों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, विशेषकर उच्च पदों के लिए। मानवाधिकार उल्लंघन, जातिगत हिंसा और कई मामलों में तो दलितों की हत्या तक कर दी जाती है।
यहाँ तक कि पत्रकारिता में निम्न जातियों का कम प्रतिनिधित्व होना भी उनकी समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाने का एक प्रमुख कारण है। जातिगत भेदभाव सामाजिक और आर्थिक असमानता का मूल कारण है, जो भारत के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से अवरोध पैदा करता है। यह सामाजिक एकता को कमजोर कर समाज में विभाजन को बढ़ावा देता है। लगातार भेदभाव के कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होने लगती है। भेदभाव के चलते आम जनताओं के लिए शिक्षा और विकास के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। निम्न जाति के लोगों को आर्थिक उत्थान के अवसर कम मिलते हैं, जिससे देश की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। जातिगत भेदभाव जैसे अदृश्य समस्याएं जो कई लोगों को दिखाई ही नहीं देती है, उनके समाधान के लिए हमें हर क्षेत्र में कदम उठाने होंगे। जातिगत समानता की शिक्षा, बच्चों में सहिष्णुता और एकता की भावना विकसित करना होगा। मौजूदा कानूनों का कड़ाई से पालन करवाना, नए कानून बनाना जो भेदभाव को और कम कर सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। राजनेताओं को जातिगत भेदभाव को प्राथमिकता देना, नीतियों के माध्यम से समानता लाना और चुनावी दिनों में जाति के आधार पर वोट की मांग न करना भी जातिगत भेदभाव को कम कर सकता है। समाज के भीतर से जातिगत भेदभाव को अस्वीकार कर परंपराओं और रीति रिवाजों में बदलाव करना, लोकल लेवल पर समुदायों को भेदभाव विरोधी गतिविधियों में शामिल करना, निम्न जाति के लोगों को आर्थिक सहायता और अवसर प्रदान करने से भी हम जाति आधारित भेदभाव को कम कर सकते हैं। अगर हम जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में सफल होते हैं तो हम एक ऐसा समाज देख सकते हैं जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर मौका मिलेगा। समाज में सहयोग और सद्भाव बढ़ेगा, व्यक्तिगत क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है और राष्ट्रीय विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जातिगत भेदभाव यह एक ऐसी प्रथा है जो समय के साथ मजबूत होती चली गई, लेकिन यह भी सच है कि हर दौर में इसे खत्म करने की कोशिश जरूर की गई। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फैसला करना है, क्या हम इस भेदभाव को आगे ले जाना चाहते हैं या इसे खत्म कर एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। नमस्कार।